तो बायोगैस जो है, बायोगैस का एक प्रकार से एक चैम्बर बनाया जाता है, चैम्बर जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं। एक प्रकार का जो चैम्बर है कि जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर, इस तरह से। और यहां से स्लरी, स्लरी मीन्स वो सब चेम्बर हिलता रहता है, नहीं किनारे से देते हैं, जिस तरह हल्का सा ढाल देते हैं। स्लरी क्या हो गया, जैसे विशेष रूप से बायोगैस का उत्सर्जन कैसे होता है, गोबर और पानी का सबका मिक्सचर, और जो सड़े गले जो खरपतवार या पेड़ पौधे के जो अवशिष्ट हो गए, वही सब क्या करते हैं, यहाँ से मिला के इसको यहाँ से घोल के डालते हैं। और डालने के पश्चात यहाँ एक चैम्बर में आता है और इसको बाकायदे कवर्ड किए जाते हैं। कैसे, चारों तरफ से स्टिमुलेटेड कवर्ड रहता है, मतलब दीवारें उसके होती हैं चारों तरफ से। और इसमें एक प्रकार का, इस प्रकार का एक चैम्बर बना होता है। यहाँ से गैस का उत्सर्जन होता है। कौन सी गैस का, मीथेन, CH4 गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे एक नॉब बना होता है, नॉब से ही हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसको। जो गैस का उत्सर्जन होता है, जैसे जैसे रेगुलेटर गैस का कंट्रोल करते हैं, वैसे इसी नॉब से ही कंट्रोल करते हैं कि कितना गैस की जरूरत हमको है। और यहाँ से फिर पाइप वगैरह लगा देते हैं। पाइप लगा के कहाँ ले आते हैं, कहीं जो लैब के रूप में कहीं लगा देते हैं, कहीं अपने घरेलू जो किचन में ले आके पाइप सेट कर देते हैं। उसका एक प्रकार का इसी तरह से चूल्हा भी होता है उसका, चूल्हे से हम लोग भोजन वगैरह भी बनाते हैं। और फिर होता क्या है कि जो यहाँ से अपशिष्ट को हमने घोल कर यहाँ डाला गोबर के, तो यहाँ से जो देखिए एक चीज और है, दो तरह की बैक्टीरिया होती है, वायवीय और अवायवीय, जिसको जिसको बोलते हैं एरोबिक, एनाएरोबिक और एरोबिक। ये है अवायवीय और ये है वायवीय शोषण करने वाले। अवायवीय शोषण करने वाले जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो जो एनाएरोबिक जो जीव होते हैं, जो अवायवीय जो शोषण करने वाले, अवायवीय, अवायवीय और वायवीय, इसमें ऐसे जीवों की जरूरत होती है, सूक्ष्म जीवों की होती है जरूरत, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, जो अवायवीय शोषण करते हैं। ये जो स्लरी आता है घोल इसमें आता है, तो जो इसका विखंडन करेंगे ना, तो विखंडन करने के पश्चात क्या होता है, ऐसे जीव इसका विखंडन करते हैं स्लरी का, जो अवायवीय शोषण करते हैं, एनाएरोबिक होते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको वो अपघटक जीव होते हैं, इसको तोड़ते हैं, क्रैक करते हैं। और क्रैक जब करते हैं, उसका अपघटन करते हैं, विखंडन करते हैं, तो क्या होता है, विखंडन के परिणाम स्वरूप यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। कौन से जीव, अवायवीय शोषण करने वाले जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उस जो मिलावटी जो चीजें आई हैं अपशिष्ट, उसका क्या करते हैं, विखंडन करते हैं। और विखंडन में तोड़ते हैं उसको, और तोड़ने के पश्चात जो उसमें से गैस उत्सर्जन होता है, वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप के गैसें होते हैं। अच्छा, इसमें जो भी गैसें यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जैसे हाइड्रोजन भी निकलता है, यहाँ से मीथेन भी निकलता है, CO2 भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, सभी तरह के गैसें निकलते हैं। लेकिन 75% क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलता है, जो ईंधन के रूप में काम करता है। अब ये तो हो गया, मीथेन निकला, सब कुछ हो गया। लेकिन जो गोबर या सड़ी हुई जो खाद है, एक प्रक्रिया के पश्चात, आप लोगों ने कभी गांव में कंपोस्ट पिट देखा है, खादों का गड्ढा, जो गोबर ओबर के ढेर यहाँ ढेर सारे रहते हैं, तो जल्दी गिरी जाते हैं, बहुत सारे रोड के किनारे में कितने लोग लगाते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, वो ओपन डंप होता है, ओपन डंप। ओपन डंप क्या होता है, खुले में उसका ढेर। और जो ओपन डंप जो इस तरह के होते हैं, खाद के गड्ढे, वो क्या होते हैं, उससे कई तरह के जो है
नुकसान है ओपन डंप से। ओपन डंप से कई तरह के नुकसान है। क्या नुकसान है? एक तो जो भी मतलब एक तरह से तो मान के चलिए कि ढंग से हो नहीं पाता है। कभी मैं आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ की तरफ ले चलता हूँ। एक बात हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, कभी उसको जो कंपोस्ट मतलब जो खाद वाला जो गड्ढा जहाँ गोबर का जो ढेर लगा रहता है, कभी आप लोग देखते होंगे कि गोबर कुछ जो है सूख गए होते हैं, जो उपले का रूप ले लिए होते हैं, सूख गए होते हैं, जो उपले की तरह हो गए होते हैं। और कुछ गोबर ऐसे होते हैं जिनमें से किसी प्रकार की कोई विशेष महक नहीं आ रही है। उसको जब आप छुएंगे तो बड़ा गर्म गर्म सा लगेगा, होता है ऐसा। और गर्म लगने का वजह जो है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। अच्छा, जो ओपन डंप जो इस तरह के जो स्लरी जो होते हैं, कूड़े कचरे घर परिवार या जो बहुत सारे जो कूड़े कचरे जो आप लोग ले जाकर कहीं फेंक देते हो खुले में, जो ओपन डंप के रूप में जिसका ढेर बड़े बड़े से जो पहाड़ बने होते हैं, वो क्या होता है कि उससे एक तो अनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू अवायवीय शोषण जो जीव करते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर नहीं पाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब खुले में रहेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ रहेगी? ओपन डंप। और जब खुले में रहेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां रहेगी तो ढंग से उसको क्या करेंगे, वो अनएरोबिक जो अपघटक जो होते हैं, जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो तोड़ नहीं पाते क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं। वो ऐसे ही जगह पनपते हैं जहां ऑक्सीजन न पहुंचे, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो अनएरोबिक जीव जो होते हैं, अवायवीय श्वसन जो होते हैं, तो श्वास उनकी जरूरत नहीं है लेने, वो अवायवीय श्वसन एक तरह से करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। वो क्या करते हैं, इस तरह के चैम्बर्ड वाले उसमें पिट में वो अच्छे से उस मटेरियल्स को, उस स्लरी को ठीक से क्रैक कर पाते हैं, अपघटित कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं। और जब तोड़ते हैं उसको तो तोड़ने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिससे इतने सारे गैसें यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, अब ये सारी गैसें यहाँ ओपन डंप में तो बहुत अच्छे से तो बन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि उसमें वायवीय और अवायवीय दोनों तरह के जीव वहां पर मौजूद होते जाते हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा है कि जैसे गोबर है, कहीं गाय ने काट दिया गोबर, दूसरे दिन बाद पहले दिन आप जाओगे तो गलती से उसमें तो चढ़ जाओगे, गोबर पैर लग जाएगा तो गीला गीला रहता हो। 2 दिन के बाद आप वहीं जाओगे तो देखोगे जो गाय ने जो गोबर निकाला था वो सूख फूक के वो मिट्टी बन चुका है। क्यों? उसका वजह ये है कि उसमें वायवीय शोषण करने वाले जीवों ने सूक्ष्म मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायवीय शोषण करने वाले जीवों ने उसको तोड़ दिया, क्रैक कर दिया। और क्रैक करने के परिणाम स्वरूप क्या बन जाता है, पूरी तरह से मिट्टी। लेकिन जब हम उसी गोबर को इस तरह के चैम्बर में डालते हैं, अच्छा इतना ही नहीं हुआ, वायवीय और अवायवीय, भाई जो नीचे वाला जो थोड़ा गोबर थोड़ा मान लीजिए ऊंचाई इतना ज़्यादा है गोबर करने में, और जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसमें अवायवीय वाले होंगे और ऊपर वाले गोबर में वायवीय वाले होंगे, और दोनों का मिलके और उसमें से गैस कौन सा निकला, ये जो ऊपर वाली गैसेज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सभी तरह के गैस। तो ये जो निकले जो गैस ये क्या है, ये एक प्रकार के पॉल्यूटेड मटेरियल है, ये हानिकारक पॉल्यूशन है, प्रदूषक गैसें। और कहाँ जा रही है वो, ये इसी वायुमंडल में तैर रही है और एक चादर बना रही है। और चादर बना रही है तो क्या कर रही है, जो हानिकारक जो विकिरण आ रहे हैं सूर्य से या जो रेडिएशन आ रहे हैं सूर्य से, जो गर्मपन का माहौल हो रहा है, जो वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा पा रही है वायुमंडल से, वो इन्हीं गैसें की चादर बना लेने के कारण अंदर ही रह जा रही है, पृथ्वी के एक लिमिट के अंदर ही रह जा रही है। उससे क्या हो रहा है, पूरे माहौल, पूरे वातावरण में जो है गर्मपन बन रहा है, गर्मी ज्यादा बन रही है। गर्मी होने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र तल जो है बढ़ रहा है, ये सारी चीज हो रहे हैं। समुद्र तल बढ़ रहा है तो उससे नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे जो द्वीप हैं, द्वीप वाले जो देश हैं समुद्र में, वो डूबने के कगार पे आ रहे हैं।
भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके तालाब, कहीं गांव के तालाब में बीच में ऐसे कोई चट्टान सा बना हुआ, चारों तरफ तालाब है, और बाढ़ आ गई, चट्टान डूब जाएगा ना, जो बीच में जो ऊंचा सा बना हुआ है वो तो डूब जाएगा। तो वैसे ही जब ग्लेशियर पिघलेगी तो वहां समुद्र तल बढ़ेगा, समुद्र तल जब बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है बाढ़ आएगी, उसमें क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज में क्या होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, क्या होगा, असमय बारिश होगी, असमय तूफान आएगा, असमय आंधी पानी, दुनिया भर की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। मतलब ठंड में भी गर्म का एहसास होगा, गर्मी में भी कभी कभी खूब ठंडक हो जाएगी, खूब गर्मी हो जाएगी, मतलब कोई फिक्स तो नहीं समय है कि कब कौन सा मौसम आ जाए। फसलों पर इसका अनुकूल प्रभाव और विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका, ठीक है ना। फसलों में मैं आप लोगों को चर्चा किया था गेहूं की फसल और इस तरह की तमाम फसलों में क्या हो रहा है, इतनी तेज गर्म हवाएं चल जा रही है इसी फरवरी के लास्ट में कि आपके फसल की जब बाली उसमें आती है ना, जब थोड़ा थोड़ा सा उसमें आता है फल, तो इतनी तेज हवाएं चल दे रही हैं कि वो ढंग से वो परिपक्व हो ही नहीं पा रहा, और दाने छोटे छोटे मुरझाए हुए से दाने उसके गेहूं के हो रहे हैं। क्यों? इतनी गर्म हवाएं चल रही है तो उसको सुखा दे रही है, खत्म कर देंगे, तो उससे क्या हो रहा है, खाद्यान्न उत्पादन में समस्या आ रही है, ठीक है। तो मेरा मतलब मोटिव ये था ये बायोगैस प्लांट को बताना, जिसमें से इस तरह के गैसें निकले, और जो बाकी अपशिष्ट जो यहाँ बचते हैं, सूखे हुए अपशिष्ट, जो खराब अपशिष्ट जो बच रहे हैं, भाई बच भी तो रहे हैं, तो इनको इस तरह से यहाँ से निकालना है, और ये इस रूप में यूज में आ रहे हैं, खास मतलब ये हो गया आम के आम और गुठलियों के भी दाम दिया। गैस का भी प्रयोग हमने कर दिया ईंधन के रूप में, और इसका प्रयोग हमने किसके रूप में कर लिया, उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में कर लिया। अब इस उर्वरक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, ये दोनों चीजें इस उर्वरक में पाई जाती हैं, N2 और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें पाई जाती है। और उस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त उर्वरक का हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, अपने बागवानी में, खेतों में, कृषि संबंधित कार्यों के लिए उस तरह के उर्वरक का प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे बायोगैस जो प्लांट हो गया। फिर एथेनॉल, हाइड्रोजन और बायोडीजल। बायोडीजल क्या है, जेट्रोफा या रतन जोत। बायोडीजल सिर्फ जेट्रोफा या रतन जोत को हम नहीं कह सकते हैं, बायोडीजल जैव जो ईंधन है, पीपरमिंट आपने देखा है पौधा जी, पीपरमिंट जो है एक प्रकार से बायोडीजल का ही कार्य करता है और ज्वलनशील होता है। पीपरमिंट का एक प्रकार से चेंबर बनाते हैं, वहां पे आप लोग जब इधर से लखनऊ की तरफ आप बढ़ रहे होंगे तो ट्रेन से आप लोग देखते होंगे, तो खेतों में बड़ा सा वो कुकर नुमा, उसको समझ लो आप बड़ा सा कुकर ही होगा, घर के किनारे है इनके घर। हाँ, तो एक प्रकार से चेंबर बनाते हैं। चेंबर कुछ इस तरह से होता है कि इस तरह से बड़ा सा, मतलब काफी बड़े होते हैं, लोहे का तो चेंबर होता है, और इसमें जो प्लेट होती है ना, वो बाकायदे नट बोल्ट से खूब कसे होते हैं, कई सारे प्लेट होते हैं, बहुत सारे प्लेट होते हैं, और खूब कायदे से नट बोल्ट से कसे रहते हैं। लेकिन इसी में कुछ इस तरह से नदी भी यहाँ से पाइप निकाला जाता है, पाइप जिससे सब निकलता है लिक्विड। हाँ, और ये जो निकलता है और नीचे से इसको क्या करते हैं, आग ईंधन, और जब आग देते हैं तो कैसे देते हैं, जितने पीपरमिंट के पौधे होते हैं ना, इसी में सब भर देते हैं, भर दिए, और भरने के पश्चात हल्के फुल्के उसमें पानी के छींटे उठे मार दिए, परत दर परत पानी के छींटे मारने के पश्चात जमीन में आग जो देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे भाप इसका टपक टपक के एक बूंद कर करके पीपरमिंट गिराता है, इसमें से निकलता है। अब उसके बाद क्या होगा, जो इसका बचा हुआ अपशिष्ट है वो किस यूज में आ जाता है, उर्वरक में आ जाता है। जो सूखा हुआ बचा हुआ अपशिष्ट भी तो है भाई, वैसे ही क्या करते हैं, अल्कोहल भी बनाते हैं। जी बिल्कुल वही तेल ही होता है, वही जो पेपरमिंट होता है वही ड्रॉप ड्रॉप करके जो गिरता है। नहीं सर, ऐसे ही बनाया जाता है सर, देखें, ठीक है ना। अच्छा, आपने सोचा था अभी तक कि उसको पीस उसके फिर उसको निचोड़ा जाता है, नहीं भाई उसका क्या करेंगे, पहले सर हम भी यही जानते थे, लेकिन सर जब देखते हैं इसको
पत्ते, ढेर सारे साग भर दीजिए, तो साग क्या करेगा, उसमें पानी छोड़ेगा अंदर, तो सीटी मान लीजिए है तो ठीक है, नहीं तो बगल वगल से कहीं से लीकेज अगर है तो फेंकेगा भी तो उसी में एक पतला पाइप दे देते तो क्या करता है, ड्रॉप ड्रॉप बना के वो एक एक बूंद यहाँ पे गिरता है, और एक यहाँ पे कोई पात्र रखा रहता है, उसमें धीरे धीरे सब तेल इकट्ठा होता है, लगभग 1000 से ऊपर है एक लीटर का दाम महंगा है। और अब आप ये भी समझ लो, वह इतना ठंडा होता है, वह इतना ज्वलनशील होता है कि अगर किसी पार्ट पे अगर आपको पड़ जाए ना, तो पार्ट कुछ समय के लिए आपको शून्य हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे एक पार्ट हमारा उतना है ही नहीं, शरीर का ये समझ पेपरमिंट इतना ठंडा होता है। तो इस तरह से हम पेपरमिंट का पार्ट पे एक प्रकार से भी जो है बायोडिग्रेडेबल हो गई, ऐसे ही जैतून का भी, और ऐसे ही सिंपली बहुत सारी चीजें हैं भाई, सरसों का तेल हो गया, बहुत सारे रिफाइनरी हो गए, रिफाइंड ऑयल हो गए, वो भी क्या है, एक प्रकार से बायोडीजल के रूप में तो है, एक प्रकार से बायो फ्यूल के रूप में तो है वो, जो ज्वलनशील भी है वो। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आबकारी वाले छापा डालते हैं कभी कभी, अवैध शराब तो जो अवैध शराब बनाते हो क्या करते हैं, कुछ इस टाइप के महुआ वगैरह लेते हैं, और महुआ हुआ का उसमें बहुत सारे फिटकरी और लहन वगैरह उपयोग करके ऐसा ही भाप युक्त एक बर्तन रख के, और उसमें से नीचे से आग देते हैं, और उसमें से बूंद बूंद करके वो गिरता है, और वो इतना ज्वलनशील होता है कि पेट्रोल भी उसके सामने फेंक देते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा इतनी तगड़ी पाई जाती है, और इतना भयंकर जो है ज्वलनशील होता है कि उसमें फिर उसके बाद भी मिलाते हैं, तब वो पौआ तैयार करते हैं, ठीक है ना, तब वो पौआ उसमें तैयार करते हैं, मतलब कुछ बूंदों का ही उसमें प्रयोग करते हैं। अब सोचिए कि वो जो पौआ तैयार करते हैं तो कुछ बूंदों का प्रयोग करते हैं, फिर उसमें और पानी वानी और तमाम सारी चीजें मिलाते हैं। अब सोचिए वही बूंदे जो कोई एक पौआ के रूप में ले लेगा उसका, तो फिर कहानी बन जाएगी, उसके मतलब पेट में ही जो है बन जाएगा उनका कर्म, वो वाली बात। तो इस तरह के जो है जो सारे प्रोसेस होते हैं। अच्छा, ये भी क्या होता है, जैसे गन्ने का जो एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल क्या है, गन्ने की जो चीनी जो हम निकालते हैं, चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया, इस तरह की जो भी चीजें हो गई, इनको हम क्या करते हैं, ग्लूकोज रूप में तोड़ते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज रूप में तोड़ते हैं, और तोड़ने के पश्चात उनमें फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन। और किण्वन क्या करते हैं, कुछ इसी प्रकार के जीव, जैसे दूध से दही बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दूध से दही बनता है, फिर और भी बहुत सारी तमाम चीजें हैं, मैंने सिरके की बात किया, सिरका भी वही प्रोसेस है, ठीक है। ये फर्मेंटेशन करते हैं किण्वन के बीज से, उसको क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में जो जीवाणु तोड़ते हैं उसको, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जीवाणु तोड़ते हैं, और तोड़ने के पश्चात उसमें से भी ये सारी चीजें निकलती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका हमारे लिए क्या उपयोग है भाई, वो निकली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कुछ मीथेन की भी मात्रा निकलती है, कुछ इस तरह की चीजें निकलती हैं, और निकलने के पश्चात वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है, और उसी का प्रयोग हम क्या करते हैं, सिरके के रूप में करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसी एथेनॉल का ही प्रयोग, जो एथेनॉल हम बनाते हैं उसको फॉसिल फ्यूल के साथ इस्तेमाल करते हैं। एथेनॉल क्या कहते हैं, अब पेट्रोल पंप पे जो है एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल अब मिलेगा, जिससे पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिक्स करके उसको क्या करते हैं, बेचते हैं उसमें, क्योंकि ये भी ज्वलनशील, वो भी ज्वलनशील। सर मतलब जैसे पेट्रोल पंप पे एक नॉर्मल सब मिलता है, इससे प्रीमियम करके मिलता है, एक प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम, जी सर। तो इसमें सर दोनों में अंतर क्या रहता है, वो महंगा भी रहता है। देखिए होता क्या है कि अपस्फोटन, एक आप लोगों ने सब सुना है, अपस्फोटन नॉकिंग, कभी आपने वो वाले इंजन देखे जिसमें आजकल आविष्कार किए जा रहे हैं, जिसमें एलपीजी से चलाए जा रहे हैं इंजन, सीएनजी भी नहीं, आप लीजिए सीएनजी, तो एक प्रकार से उसका मतलब फिक्स मात्रा, सीएनजी ही ले लो आप। सीएनजी क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए कि जिसको
थोड़ा बहुत खाना है, मान लीजिए कोई 100 ग्राम खाता है, उसको 1 किलो खिला दीजिए, तो उसके पेट में भी तो अपस्फोटन ही हो जाएगा, नॉकिंग होगी, भयंकर है, फट जाएगा उसका पेट, उसको भयंकर समस्या हो जाएगी ना। तो वही हाल इसका भी है कि मान लीजिए जिसको जितने फ्यूल की जरूरत है उसको, मान लीजिए हम कहते हैं कि अपने मोटरसाइकिल में हमने हाइड्रोजन फ्यूल डाल दिया डायरेक्ट। अब हाइड्रोजन तो बहुत ज्वलनशील है, आज के डेट में हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ हो रहा है? जेट और रॉकेट के लिए हो रहा है। तो रॉकेट के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि बड़ी तेजी से उसको एक लक्ष्य तक फटाक से पहुंचाना है। अब पता चले मोटरसाइकिल में डाल दिया तो रॉकेट की तरह घर पहुंचा देगा, बीच में किधर लोग घायल हो जाएंगे, उसका कुछ पता नहीं, ठीक है। तो जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही फ्यूल दिया जाता है, ठीक है ना, जिसको जितनी जरूरत हो उसको उतना ही। उसी प्रकार से जो नॉकिंग की मैं बात कर रहा था, अपस्फोटन की मैं बात कर रहा था, कुछ इसमें सीसा रहित, सीसा रहित पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल, जिसमें सीसा रहित मतलब सीसा अगर उसमें है शीशे की मात्रा, तो क्या होगा, वो आपकी गाड़ी जो है या इंजन जो है धड़ 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 बड़ी तेज से आवाज करेगा, और जब उसमें शीशा नहीं रहेगा तो कम से कम आवाज उसमें होगा, पता ही नहीं चलेगा गाड़ी चल रही है। और ये शुद्धता के ऊपर डिपेंड करता है, इस पेट्रोल की शुद्धता के ऊपर डिपेंड करता है कितना उसमें शुद्धता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम वही मतलब एकदम शुद्ध तेल है, इससे अच्छा तेल हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल शीशा रहित है। अब आगे आने वाले समय में हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने वाली हैं, इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा एक चीज और है, फॉसिल फ्यूल आप लोग जान रहे हैं ना, उस दिन आप लोग आए कि ज्यादा प्रोसेसमेंट, इसलिए मैं थोड़ा पहले पिछले इसमें डाल रहा हूँ। फॉसिल फ्यूल लिखवाने की जरूरत है क्या भाई? जो इम्पोर्टेंट है भूल जा रहा है। तो इसमें से इतना ही देख लीजिए, 3 पॉइंट में इसमें लिखवा जो चेंबर हम बना रहे हैं, अवायवीय शोषण करने वाले, पहला पॉइंट लीजिए, अवायवीय शोषण करने वाले, देखिए मैं बोल रहा हूँ बायोगैस प्लांट में, पहले तो लिख लिया बायोगैस प्लांट हेडिंग, बायोगैस प्लांट, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, इसमें अपशिष्ट को या घुले हुए अपशिष्ट को अवायवीय शोषण करने वाले अथवा एनएरोबिक अवायवीय शोषण करने वाले एनएरोबिक ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपशिष्ट को अपघटित करते हैं, आगे उसमें स्टेप में सेकंड पॉइंट, अपघटन के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया के द्वारा मीथेन ब्रैकेट में आप लिखना चाहेंगे CH4, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन होता है
उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप यह पाया जाता है कि सबसे अधिक उत्सर्जित गैसों में मीथेन की मात्रा 75%, मीथेन की मात्रा 75% होती है। सबसे अधिक उत्सर्जित गैसों में मीथेन की मात्रा 75% होती है। अगला पॉइंट, अपशिष्ट के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बचे हुए शेष अपशिष्ट बगल से एक पाइप के द्वारा, बगल से साइड से, चेंबर के साइड से या बगल से, डाइजेस्टर के जो बगल से एक अपशिष्ट के द्वारा एक पाइप के द्वारा निकाल लिया जाता है। जो कि नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त उर्वरक के रूप में होते हैं, उर्वरक के या खाद के रूप में होते हैं। इनका उपयोग कृषि कार्य अथवा बागवानी में कर लिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त ईंधन का उपयोग अपने घरेलू कार्यों व टरबाइन आदि को चलाने के लिए, टरबाइन चलेगा तो क्या होगा, विद्युत का उत्पादन भी तो होगा भाई, टरबाइन आदि को चलाने के लिए किया जाता है। इस ईंधन से धुएं का उत्सर्जन नहीं होता है। इस ईंधन से धुएं का उत्सर्जन नहीं होता है। इस प्रकार के ईंधन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इस प्रकार के ईंधन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है भाई। अब एक चीज आप लोग और समझिए, हाउ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बहुत केयरफुली थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें। हम लोग यही सोचते हैं कि एक समय ऐसा आने वाला है जो कि हम पानी से अपनी गाड़ियों को चलाएंगे, पानी से। तो फिर सोच में आप लोग सोचते हो कि भाई पानी से चलेगा कैसे, पानी तो जलता भी नहीं है, और जलने के लिए जब जलेगा कोई ईंधन तभी इंजन चलेगा, तो ऐसा कैसे होता है। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल है, इसके हम प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्यूल। तो इसमें लिख लीजिए, हाइड्रोजन गैस
भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं, हाइड्रोजन गैस भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश के यहाँ लिखिए, जो कि जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बायोफोटोलिसिस उपस्थिति में फोटोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है ना। अब यहां क्या होता है, यहां H2O का मतलब जल का डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब यहाँ पे एक अपघटन होता है जल का, और अपघटन किसके उसमें होता है, बायोफोटोलिसिस के ही उसमें मतलब प्रेजेंस में, मतलब इन द सेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया सूर्य की उपस्थिति में, यहाँ सूर्य की उपस्थिति में बैक्टीरिया, और किस रूप में बैक्टीरिया, बायोफोटोलिसिस के जैव, क्या कहते हैं इसको, फोटोलिसिस को, अरे इसको संश्लेषण, ठीक है ना, जैव संश्लेषण। सूर्य की उपस्थिति में जैव संश्लेषण के रूप में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसी जल का अपघटन करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं। और डिसोसिएशन के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है इनको डिसोसिएशन के परिणाम स्वरूप ऐसे यहाँ इनको लगा लीजिएगा, H2 प्लस हाइड्रोजन और कुछ ऑक्सीजन मिलते हैं। हाँ, O2 दोनों मिलने के परिणाम स्वरूप O2 हमें जो मिलता है उसका कोई मतलब दहन के लिए ऑक्सीजन तो आवश्यक ही है, प्लस यहाँ क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। मतलब अपने इसी वाटर को हम क्या करते हैं कि बायोफोटोलिसिस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही हम एक प्रकार से ऐसी बैक्टीरिया जो बायोफोटोलिसिस की मदद से इसका जल का विखंडन करते हैं, अपघटन करते हैं, और अपघटन के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलता है, यहाँ पे H2 मिलता है और O2 मिलता है। ठीक है, H2 को हम क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं, और O2 का उपयोग किस रूप में होता है, H2 को जलने के उपयोग में हो जाता है, मतलब और तेजी से उसको मिल जाता है, अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया से संभव होता है। चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा और भी बता देंगे, बायोफ्यूल फ्रॉम एल्गी, काई से भी क्या करते हैं हम, एल्गी से भी हम, काई से भी हम क्या करते हैं, फ्यूल का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैव जो ईंधन होता है वो काई से भी होता है। यहाँ तक कि काई से हम आजकल के जितने भी आपके प्लास्टिक के बकेट्स वगैरह है ना, बर्तन प्लास्टिक के जितने सारे किचन में यूज होते हैं, वो भी काई से ही बनाए जा रहे हैं। जो हम लोग स्लीपर्स जो पहनते हैं, चप्पल जो पहनते हैं, वो भी हम काई से ही बना रहे हैं। और एक चीज और है, काई जो है इतना ज्यादा अवशोषित करता है इस तरह के गैसेज का, ये हानिकारक जितनी भी गैसेज हैं, ओजोन परत के लिए जो समस्या बनी हुई है, और ओजोन परत के अलावा जो एक वायुमंडल में जो एक चादर बना रही है, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, इनका भी जो है काई क्या करता है, बड़ी तेजी से अवशोषण कर लेता है। सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट
पॉल्यूटेंट है इस वातावरण में, तो काई क्या करता है, काई जो है इस तरह के जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, उनको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, खींच ले रहा है और शोषित कर ले रहा है। और काई जो है ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस भी कर रहा है। काई, आप लोग कभी ऐसा देखे हो कि प्लास्टिक के बकेट्स में आप 2 दिन पानी वानी रख के चले जाओ कहीं, आप लोग जब आते हो तो उसमें अजीब सा चिकनाई ऐसा रहता है ना प्लास्टिक के बकेट्स में। भाई सिंपल सी बात है, काई में भी तो चीजें रहती हैं, और वो बना किस चीज से है, ज्यादातर प्रयोग किया हुआ है काई से ही तो बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और चीजें देखेंगे इसमें, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में ही आप तो इसमें हेडिंग आप डालेंगे इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों का जो आगे है वो लैंडफिल टेक्नोलॉजी वर्सेस ओपन डंप। लैंडफिल ओपन डंप। भारत जैसे देशों में गाय वाय के लिए लोग कहते हैं कि अगर इनको कोई हत्या करे तो इनके लिए फांसी की सजा का डिमांड प्रावधान होता है। मनुष्यों की हत्या और मनुष्यों के साथ कोई अमानवीय घटना हो जाती है तो उसके लिए तत्काल तुरंत फांसी की सजा नहीं मांगते। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित जो देश हैं, अगर उठा के आपने कूड़े कहीं पकड़े गए फेंकते हुए तो वहाँ फांसी का प्रावधान है, कूड़ा फेंकते हुए। सही चीज है सर, ठीक है ना। मनुष्य के साथ कूड़ा फेंकते हुए अगर वहाँ पकड़े गए तो वहाँ फांसी का प्रावधान है। ऐसा यहाँ भी होना चाहिए, तो तभी हमारा देश, तभी हमारा वातावरण सब स्वच्छ बना हुआ होता है। और एक चीज और है कि वहाँ जो है इतने मितव्ययता से काम किया जाता है। किस चीज का? अब आप सोचो, सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग लोग कर लेते हैं। पानी यहाँ कितना गिरा देते हैं, 3 बाल्टी गिरा देंगे खाली जो है वाश के लिए है। और वहाँ क्या करते हैं, जो फ्लश है, फ्लश का प्रयोग जितने भी, मैंने आप एक चीज आप लोगों को मैं बताया था ना, जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, वही गंदा पानी जिसका ट्रीटमेंट के पश्चात 5-6 प्रोसेस से जो गुजार के उसको किस यूज में ला रहे हैं, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो करने के पश्चात कई यूज में ला रहे हैं। जानवरों को नहलाओ, चाहे गाड़ी धो लो, चाहे अपने फर्श और घरों को साफ करो, उसकी सफाई करो, चाहे फ्लश में आप इस्तेमाल करिए, चाहे आप रोड साफ करिए, चाहे यहाँ पानी ऐसे ही गिराते जाइए, गिरता ही रहे कोई इसका परवाह नहीं है। तो ये जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होता है, इस तरह के प्रयोग में मोटे कार्यों में इसका प्रयोग ले लिया जाता है। हाँ, नहाने और पीने के लिए नहीं किया जाता है। क्या पता किसी की सूट न करे और नहाने के बाद उसको थोड़े फंसी निकल जाए। भाई बहुत अच्छे से अगर कई प्रोसेस से नहीं होकर गुजारा गया रहेगा तो कितना भी वो है, तो वो सीवेज वाटर है ना, मतलब जो मल उसमें, वाहित मल उसमें होता है, वही तो सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या है कि वो फ्लश का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी तो आप जानते हैं, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स का प्रयोग। अपने यहाँ क्या है, 5 बाल्टी जब तक गिरा नहीं देंगे ढंग से, जब तक हाथ वाथ का आदेश को 5 बार खुला नहीं कर लेंगे, तब तक उनका मन नहीं साफ होगा, और उस दिन 5 बाल्टी धुल भी डालेंगे। यहाँ पे कोई उस पर रोक ही नहीं, लोग मोटर चला के इसे छोड़ देते हैं। अपने यहाँ जो बहुत सारे पानी है, यहाँ इधर उधर जो गाड़ी की धुलाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, गाड़ी की धुलाई कर रहे हैं तो पता चले कितना टैंक, कितना गैलन पानी गिरा रहे हैं, उसका कोई पता ही नहीं। और जबकि वही पानी आप डेवलप्ड सिटी में, भारत में ही जाइए, अच्छे जो बड़े बड़े सिटी हैं, सब राजस्थान में आप प्रदूषण एरिया पूछिए,
जो हम लोग शायद सीवेज वाला पानी जो देखते हैं वो लोग उसको छान के उसको कई तरह से उसका ट्रीटमेंट करके तब उसको उपयोग करते हैं। तो वही चीज़ है, जहाँ जिस चीज़ की प्रचुरता होती है उसको वहाँ का पता नहीं होता कि किस तरह से हमको उसका उपयोग करना है। तो मैं बात कर रहा था लैंडफिल टेक्नोलॉजी एंड ओपन डंप। लैंडफिल टेक्नोलॉजी क्या है? लैंडफिल टेक्नोलॉजी मैंने बताया था दो तरह से होती है। एक इन सीटू यहाँ इन सीटू और एक एक्स सीटू लैंडफिल टेक्नोलॉजी में जी लैंडफिल टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे मान लीजिए कहीं कूड़े कचरे का पहाड़ है, म्यूनिसिपल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट या गार्बेज जो घरों के जो तमाम कूड़े कचरे जहाँ जाते हैं, तो ये ले जाके क्या करते हैं, इसका कहीं ढेर ही तो लगा रहे हैं, कचरा ऊपर तक एकदम पूरा पहाड़ नुमा बन रहा है। अब जो पहाड़ नुमा जो बन रहा है तो इसके दो तरीके से इसका निस्तारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन सीटू में क्या कर सकते हैं कि वहीं पर ही गड्ढा बनाकर और वहीं उसका निपटान करेंगे। एक्स सीटू में क्या करेंगे, उसको वहां से कचरा हटवाएंगे और पर्टिकुलर किसी जगह पे चैम्बर या जो भी भट्ठी इंसुलेटर भट्ठी वगैरह जहां बनाए होंगे वहां ले जाकर उसका निपटान करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक्स सीटू में उस कचरे को उठाया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आज के जो समय की जो डिमांड है, चाहे आपके पीसीएस लेवल पे चाहे यूपीएससी लेवल पे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहा है आपसे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछ लेगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत इन सीटू और एक्स सीटू क्या चीज है, या कथन और कारक में आपके आ जाएगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इन सीटू आंतरिक स्तर से अथवा बाह्य स्तर से निपटान किया जा सकता है। तो आपका कथन हो गया, ठीक है। कारक में क्या दे दिया? कारक में आपका यह दे दिया कि एक्स सीटू इन सीटू की अपेक्षा काफी महंगा पड़ता है या काफी कॉस्टली है। अब आपको देखिए इंफॉर्मेशन जितना हमने बताया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका कथन है, कथन क्या कह रहा है कि इन सीटू और एक्स सीटू दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल दोनों तरीकों से कर सकते हैं। और जो दूसरी बात जो बता रहा है, एक्स सीटू इज कॉस्टली है इन सीटू, ये महंगा है एक्स सीटू, मतलब कहीं ढेर पहाड़ का ढेर लगा है कचरे का, कूड़े कचरे का, आप वहां से एक बार उठवाओगे, लदवाओगे, फिर कहीं ले जाके किसी चैम्बर में उसको गिराओगे। अच्छा चैम्बर की मैं बार बार यहाँ बात कर रहा हूँ, ये चैम्बर क्या है? लैंडफिल टेक्नोलॉजी के तहत है। ये चैम्बर वास्तव में है क्या? चैम्बर जो इंसुलेटर जो चैम्बर है, ये चैम्बर यह है कि मिट्टी में ही हम एक बाकायदे गड्ढा करेंगे, चौकोर गड्ढा करेंगे और गड्ढे के परिणाम स्वरूप क्या करेंगे, इसमें एक प्रकार से दीवार बनाएंगे। दीवार किस तरह का बनाएंगे? वाटरप्रूफ, चारों तरफ से वाटरप्रूफ दीवार बनाएंगे। आप लोगों के यहाँ जब टैंक बनते हैं लैंडफिल वाले, तो उसमें क्या करते हैं, गड्ढा खोदा, चारों तरफ से बढ़िया बाकायदे दीवार तैयार किया, खूब बढ़िया से उसको लीकेज ना होने पाए, उसके वाटर का मिट्टी में न मिल पाए, उसको बढ़िया से बाकायदे एक तरह से इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं ना, जिससे एक प्लास्टिक का जो है या प्लास्टिक की जगह पे सीमेंटेड वॉल का निर्माण करते हैं। चारों तरफ से कंप्लीट कर दिया, चारों तरीके से, मतलब चारों तरफ से, मतलब इन द सेंस दोनों तरफ की दीवार और नीचे फर्श, इसको कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के पश्चात फिर इस पे क्या करते हैं, मिट्टी का एक लेयर साइड साइड में डाल देते हैं। मिट्टी का एक साइड साइड में लेयर डाल देते हैं। ये मतलब एक प्लास्टिक इंसुलेटर
प्लास्टिक इंसुलेटर या सीमेंटेड इंसुलेटर, या ये दूसरा क्या है लेयर, मिट्टी सॉइल लेयर, सॉइल लेयर। अब उसके बाद क्या किया, जो भी कचरा उठाया, चाहे इन सीटू प्रोसेस से चाहे एक्स सीटू प्रोसेस से, भाई कचरा हमको लेना है, चाहे वहीं पे जहां पहाड़ है उसी जगह पे आके सारे काम करो, और चाहे कहीं थोड़ा दूर जाके, मान लीजिए हमारे के किनारे, नदी के किनारे ढेर सारा कहीं पहाड़ जगह है और कहीं पॉलिटेक्निक के पास जो है एक गड्ढा बना हुआ है, तो वहां से उठवा के वहां ले गए, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, इसको इस तरह से एक टैंक बनाया। टैंक बनाने के परिणामस्वरूप क्या किया हमने, एक लेयर यहाँ पे पूरा कचरा डाल दिया। कचरा डालने के बाद ये हो गया वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। फिर उसके बाद एक लेयर इसके ऊपर क्या डाला, मिट्टी, सॉइल, सॉइल का एक लेयर है। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट पूरा डाला, फिर एक लेयर क्या किया, मिट्टी। इस तरह से करते करते हम क्या करेंगे, पूरा ऊपर तक यहां पर कवर करेंगे। कवर करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नीचे जो भी चीजें होती हैं, अच्छा इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अवायवी श्वसन करते हैं, वो तो होगा ही, विखंडन भी होगा, उसको तोड़ेंगे भी, क्रैक भी करेंगे। कौन, सूक्ष्म जीव, जो एनाएरोबिक जो जीव है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको तोड़ भी तो रहे होंगे, इस पूरे कचरे को अंदर अंदर सड़ा भी तो रहे होंगे। तो सड़ाने के परिणामस्वरूप एक यहाँ से पाइप दे देते हैं। ये पाइप क्या होता है, मीथेन या अलग टाइप के जो गैसेस की जो पाइप एक यहाँ से निकाल सकते हैं पाइप, और वो पाइप हर लेयर से जो है कनेक्टेड रहता है। दो तीन उसमें पाइप जंक्शंस बने होते हैं जिससे गैसेस जो है यहाँ से निकल जाए। अच्छा, वो जो गैस निकलते हैं उसको आप स्ट्रीट लाइट के रूप में इस्तेमाल करो, या किसी भी उसमें आप इस्तेमाल कर लीजिए, उसका प्रकाश के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए। उसका वो होता है ना, पहले फिलामेंट वाला मिंटल वाला गैस आता था ना, मिंटल वाला गैस कितने लोगों ने देखा है, केरोसिन, इसमें वो ऐसा वाला लैंप जिसमें नीचे केरोसिन भर के उसमें पंप मारते थे, और पंप मारने के परिणाम स्वरूप उसमें एक प्रकार का लिंटेल वो बांधा जाता था, और वो ऐसे बड़ा सा बल्ब के नुमा से जालीदार होता था छोटी, हाँ। फिर उसमें क्या करते थे, जब मार देते थे तो चाचा ने पंप मारा, भतीजे ने धीरे से उसमें आग लगा दिया और लिंटेल जलने लगता था, बड़ा सा एकदम टांगने वाला भी होता था, तो वो वाला सिस्टम। तो लिंटेल टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें जो गैस निकल रहे हैं, इस प्रकार से लिंटेल टेक्नोलॉजी से या बर्नर के थ्रू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आप लोगों ने भी एक टेक्नोलॉजी देखा अयोध्या में, जगह जगह हीटर्स लगे हुए हैं और लोग ऐसे करके हाथ सेक रहे हैं उन पे। उसमें देखा होगा आप लोगों ने वीडियो या इस तरह की चीज़ों में, जो ऐसे खंभे जैसे नुमा बने हुए हैं और ये दिखा रहे हैं उसमें कि देखिए अयोध्या में कितने सारे हीटर्स लगाए गए हैं, ये वो तमाम सारी चीज़ें। तो हीटर्स भी जो उसमें से आग एक तरह से निकल रही थी, तो आग जो निकल रही थी वो भी किसी फ्यूल के माध्यम से तो आग निकल रही थी, फ्यूल जल रहा था तो आग निकल रही थी। इसी तरह से इस टाइप के हम पाइप्स को निकाल के और एक प्रकार का बर्नर बना के और वहां से भी आग निकाल सकते हैं, प्रकाश के लिए भी, और लोगों के ठंड ठंड में जहां अलाव तमाम जगह जगह जलाए जाते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से ही हम वहां पे गैस से निकाल सकते हैं, कंट्रोल्ड सिस्टम से। ऐसा नहीं पता चला गैस लगा पूरा भक्त से पूरा फिट ही हो गया, कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोल चैम्बर में बाकायदा यहाँ पे माउस वाउस लगा रहेगा, गैस की तरह रेगुलेटर की तरह वो सारी चीजें गैस घर से निकल जाएगा। अब जो भी चीजें यहाँ अपशिष्ट बाकी बचती हैं उसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या कर दिया उसके ऊपर हमने बढ़िया सी बागवानी लगा दिया, पेड़ पौधे बढ़िया से लगा दिए। अब वो जो पेड़ पौधे जब ग्रो होंगे ना, ग्रो होने के पश्चात एक उसका लिमिट रहेगा। मान लीजिए पौधा ग्रो कर गया, कई साल तक बढ़िया से फल दिया, लोग बाग अपना खाए हुए फल, फिर कुछ समय के बाद वो जो वेस्ट होगा वो पूर्ण रूपेण मृदा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें बाकी कोई अवशोषक मतलब कोई भी उर्वरक शक्ति नहीं रहेगा, कंप्लीट
एक जगह से कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टाइम में हम अगले जगह करेंगे लैंडफिल टेक्नोलॉजी, और जितने भी हमारे गार्बेज होंगे, सॉलिड वेस्ट होंगे, उसको उठा के हम फिर उसका उपयोग इसी तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, एक तो हमने मृदा को गंदा होने से, अच्छा इसमें कई चीजें लैंडफिल टेक्नोलॉजी में क्या चीज है, एक तो हमने मिट्टी को सड़ने से बचा दिया, मृदा प्रदूषण होने से बचा दिया। दूसरा, जो वायुमंडल में जो हानिकारक गैसेज निकल रहे थे उस पहाड़ के थ्रू, कौन सी गैसेज, यही जो इसमें निकल रही अब घटन के परिणाम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और सारी चीजें, ये जो ग्रीन हाउस जो गैसेज निकल रहे थे ये भी नहीं निकले, और जो निकले भी तो इनको हमने किस रूप में उपयोग कर लिया, इधर के रूप में उपयोग कर लिया, इनका हमने कर लिया ना, इधर के रूप में उपयोग कर लिया। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए बारिश हुई, इसमें एक पाइप मोड़ देते हैं, पत्ता से पाइप मोड़ देते हैं सबसे नीचे की लेवल पे, बारिश मान लीजिए हुई, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा जो चेंबर्स आप लोगों के बनाए गए होते हैं, सीवेज जो चेंबर्स बनाए गए होते हैं, नीचे लैट्रिन के जो गड्ढे, उनमें साइड से गैस का पाइप भी दिया जाता है, पता है ना? और गैस का पाइप जो लोग नहीं देते उनके छत पर फट जाते हैं एकाएक। हाँ, और गैस फटते ही नहीं है, पता चले पानी डालते रहिए वो बहता ही नहीं, जब वहां से ब्लॉकेज हो जाता है। भाई एक जगह से कहीं से तो आप आउटिंग दोगे ना, मान लीजिए इधर से ब्लॉक है, उधर से पूरी तरह से पैक है ये रूम, उस तरफ से बैक है, हवा जब बाहर से आएगी तो उसके निष्कासन का भी तो रास्ता चाहिए ना, तभी तो हमें हवा फील होगी, नहीं तो बार बार हवा आती रहेगी और हमको गर्मपन का एहसास होता रहेगा। और जब वो रिफ्यूज होती रहेगी, एग्जॉस्ट का क्या काम होता है, एग्जॉस्ट यही करता है कि जो अंदर की जो हवा रहती है गर्मपन वाली उसको बाहर फेंक देता है, और बाहर की जो ठंडी हवा होती है उसको अंदर की तरफ एग्जॉस्ट करता है, एंट्री करता है। ठीक है ना? तो एग्जॉस्ट का काम करता है। अच्छा, मान लीजिए बारिश वाली जो भी यहाँ से रिसी, इसी तरह से पानी यहाँ गया, और जो पानी रिसा जब यहाँ, भाई पानी गड्ढे में रिसा, जो भी यहाँ पे मलबे जो भी कचरे हैं, कचरे की हानिकारक चीजें लेकर क्या करेगा, जल स्तर को वाटर लेवल को बर्बाद करेगा, ग्राउंड वाटर को खराब करेगा ऊपर। और सिंपल सी बात है कि आपके आबादी वाले क्षेत्रों में इसी तरह से ग्राउंड वाटर आपका बर्बाद हो रहा है, गंदा हो रहा है। आप किसी बहुत घनी बस्तियों में जाके और वहाँ के नल का पानी अगर पी के आप देखो, ऐसा लगेगा पता नहीं कैसे मिला होगा, अजीब टाइप। क्यों? क्योंकि इन्हीं पिटों से जो गंदा पानी का जो वो हो रहा है ना एब्जॉर्प्शन ग्राउंड वाटर से, क्या हो रहा है, इससे ग्राउंड वाटर गंदा हो रहा है, भौम जल का जो है यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ की जो मिट्टी है, मतलब जो है सॉइल जो है, उसमें क्या हो रहा है, सॉइल प्रदूषण बढ़ रहा है, सॉइल पॉल्यूटेंट्स जो है क्या कर रहे हैं, इसको मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये चीजें हमको इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लास्टिक चल रही है और ये सारे काम इसीलिए हम कर रहे हैं। और बाई चांस कहीं से मान लीजिए लीकेज हो गया तो अलग से एक प्लास्टिक का पाइप भी लगाया जाता है और इसको टूटू पंप द्वारा खींच दिया जाता है, जिससे वो क्या करे, नीचे रिसके नहीं जाएगा, हमारा ग्राउंड वाटर साफ सुथरा सुरक्षित बना है इससे। ठीक है ना? ये है, तो यही है लैंडफिल टेक्नोलॉजी। और ओपन डंप और लैंडफिल टेक्नोलॉजी आप लोगों से कक्षा का पैरल भी पूछता है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल अलर्ट रखिएगा। लैंडफिल टेक्नोलॉजी में आपका क्या क्या फायदा है और ओपन डंप से आपके क्या क्या नुकसान है। ठीक है ना? ओपन डंप से आपके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदे यहाँ कोई नहीं। क्या? ओपन डंप से नुकसान ही नुकसान है, फायदे यहाँ कुछ नहीं। क्या क्या नुकसान है, कोई बताएगा भाई? ओपन डंप से खुले में सर फेंक देंगे, खुले में सर बताइए, बता रहे, हाँ कोई बताए, नहीं बता रहे सर, हम तो चलिए आप भी बताइए, आप बताइए आप। खुले में जब गार्बेज हम लोग कचरे इकट्ठा करते हैं, पहाड़ बना लेते हैं, तो क्या होता है उससे, मतलब जो कीटाणु निकलते हैं वो गैसेज, कीटाणु जो हानिकारक जो गैसेज जो निकलते हैं अपघटन के परिणाम स्वरूप, वो क्या होते हैं, वायुमंडल में हमारे मिल जाते हैं और वायुमंडल को हमारे क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं और हानिकारक जो प्रदूषण के रूप में होते हैं। और कौन कौन से गैसेज होते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड
और बहुत तरह के जो है वैसे इस तरह से होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, जो क्या करते हैं हानिकारक जो है गैसेज होते हैं, और दूसरा क्या करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ग्रीन हाउस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस वास्तव में हम लोग बनाते भी क्यों बनाते हैं, मैंने बताया था ना ग्रीन हाउस क्यों बनाते हैं। एक अंदर की जो रेडिएशन है, जो गर्मपन है वो बना रहे, उससे क्या होंगे फसलों के जमाव भी, जर्मिनेशन में सहायता मिलेगी, और फसलों की सुरक्षा भी, पेड़ पौधों के जो लीव्स होते हैं, कोमल जो पत्ते होते हैं, उससे वो बचेंगे। आप लोगों ने देखा है कभी वो हरे हरे छोटे छोटे झोपड़ी नुमा बनाए रहते हैं कहीं कहीं, और जो सर सफेद बनाए जाते हैं वो क्या होता है? सफेद भी बनाते हैं, उससे क्या होता है कि जैसे सफेद में वो होता है प्रकाश का कम होना, प्रकाश थोड़ा कम आता है और जो आता है वो निकल जाता है। अरे भाई सफेद शर्ट आप क्यों पहनते हो गर्मियों में? ताकि आरामदायक रहे, ठंडापन बना रहे शरीर। ये सर जो रेडिएशन आती है वो रेडिएशन आए आपके शरीर को लगभग एक टेम्परेचर देके फिर वापस से रिफ्लेक्ट भी हो जाए, परावर्तित भी हो जाए उनके रेडिएशन से। और काले कपड़े से क्या होता है, जो रेडिएशन आती है सूर्य से वो आती है और गर्म बना के रखती है और फिर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, वो अंदर ही फंस कर रह जाती है उसी कपड़े में। भाई स्वेटर हम क्यों पहनते हैं? स्वेटर इसलिए पहनते हैं कि जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है हमारे ऊपर पड़े, स्वेटर के अंदर नहीं, मतलब कपड़े के अंदर नहीं, और फिर वो वहीं फंस के अंदर ही रह जाती है गर्मपन, बॉडी का टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़िया बना रहता है, फिर वापस उसमें निकल के रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, जा नहीं पाती, ठीक है ना। और सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? जो भी रेडिएशन आई उसमें उसके बाद उससे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं भाई, इसको आप लोग थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है ना, प्रयास करेंगे लिखने का। और सर खुले में अगर देखेंगे सर तो ज़्यादा एरिया में सर पोल्यूटेड होगा फिर। आप लोग भी कुछ बताइए क्या होगा जब ओपन डंप करेंगे हम कूड़े कचरे को? सर पशु वगैरह खाएंगे तो बताइए। पॉल्यूशन तो होगा ही, और बिल्कुल बिल्कुल बताइए, जो भी आप बताइए। एनिमल वगैरह सर जो है हाँ। वो सर खाएंगे तो उनके लिए भी हानि हाँ वो भी चीजें हैं, वो भी नुकसानदेह है उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है ओपन डंप से जब बारिश होती है तो क्या होगा, जितने हानिकारक कचरे वहां होंगे, जो अपशिष्ट जो होंगे, अपघटक के रूप में जो टूटे रहेंगे, वो क्या होंगे, वो बारिश के पानी से बह बह के ग्राउंड वाटर बन जाएंगे, और ग्राउंड वाटर को साथ साथ मिट्टी को भी पोल्यूशन फैलेगा, मिट्टी का भी, मृदा भी प्रदूषण होगा, और दूसरा क्या होगा, ग्राउंड वाटर का भी पोल्यूशन होगा, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? और यही हो सकता है कि एक स्पेस भी घेरा रहेगा, एक जगह भी तो घेरा है, एक जगह भी तो हमारा घेर रखा है, बड़ा वहां पे कवर कर रखा है, तो जगह भी कवर कर रखा है। और लैंडफिल टेक्नोलॉजी से क्या क्या फायदे हैं? सर पहले फायदा तो ये है सर कि जो मतलब इसमें मतलब हानिकारक गैसें हैं, हाँ, उनको हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग कर ले रहे हैं, बहुत सही, बहुत अच्छी। हाँ, उसके बाद है वो भी हमारा जमीन के नीचे वो काम हम कर देंगे उसको, उसके बाद पॉल्यूशन भी कम होगा, और भी क्या होगा, उसके ऊपर हम वाटर भी नहीं हमारा गंदा होगा, वो भी पोल्यूशन से बच जाएगा, पानी भी प्रदूषण से बच जाएगा। उसके अलावा हम उसी उर्वरक का प्रयोग उसी के ऊपर पेड़ पौधे और बागवानी बना सकते हैं, और उससे हम फल ले सकते हैं, अपने हॉर्टिकल्चर का भी उसमें उत्पादन भी, अपने कृषि बागवानी का उत्पादन भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें। चलिए ये तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बायो रिमीडिएशन जो है, मैं इन सीटू और एक्स सीटू जो प्रोसेस मैं बता रहा था, लैंडफिल टेक्नोलॉजी में भी आता है बायो रिमीडिएशन। ये लैंडफिल टेक्नोलॉजी में इन सीटू और एक्स सीटू आता है, जो कि बायो रिमीडिएशन के भी अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जीन, मैं आज आप लोगों को जीन डोपिंग
और कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, कुछ चर्चा कर ही देता हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आए दिन हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं लेकिन हम समझ नहीं आता होगा। कभी आपने डोपिंग सुना है? डोपिंग? हाँ सर, खेल जगत में सुना है सर। खेल जगत में सुना है डोपिंग। ये डोपिंग क्या है भाई? जब सर अपनी एनर्जी को वो मतलब बढ़ाने के लिए सर मतलब ड्रग्स वगैरह का उपयोग करते हैं, दवाओं का, मतलब उनसे उनकी जो मतलब शारीरिक ऊर्जा मतलब बढ़ती है, वो बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है शारीरिक। हाँ, उसके बाद है ब्लड डोपिंग, और ब्लड डोपिंग के बाद है, ठीक है इतनी है, जीन डोपिंग और ब्लड डोपिंग। लिख लीजिए इसको, थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। जीन डोपिंग के अंतर्गत लिख लीजिए। जीन डोपिंग के अंतर्गत आनुवंशिक बनावट में परिवर्तन किया जाता है। आनुवंशिक बनावट में परिवर्तन किया जाता है। आनुवंशिक क्या है भाई? जेनेटिक क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं वही आनुवंशिक लक्षण, शारीरिक लक्षण हुआ, बौद्धिक लक्षण हुआ, जो भी वो सभी किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। अगला पॉइंट, मांसपेशियों को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए प्रयोगशाला, अगला पॉइंट, प्रयोगशाला में तैयार कृत्रिम जीन को, प्रयोगशाला में तैयार कृत्रिम जीन को मरीज के जीनोम के साथ, मरीज के जीनोम के साथ जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब आप यहाँ दो शब्द अलग टाइप का थोड़ा सा सुन रहे होंगे, मैं उन नए लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक शब्द प्रयोग किया जीनोम और एक शब्द प्रयोग किया जीन। ये दोनों क्या चीज है? जीन जो कि आपने सुना है पहले से डीएनए और आरएनए, ठीक है ना, एक प्रकार से क्या होता है? जीन होता है। जीनोम क्या होता है? जीवों का एक श्रृंखला या जीवों का एक हुजूम, जीवों का एक सेट जानते हो, समुच्चय। जीन का समुच्चय ही, समुच्चय मीन सेट। भाई आपको एक सेट दिखता है, ढेर सारे लोग यहाँ पे, ठीक है ना, एक सेट है समुच्चय है, ढेर सारे लोग हैं ना। तो जीन का जो समुच्चय है वह क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। और जो यही द्विगुणित जो संरचना वाले जो जीन है, यही जीनों की क्या है? सेट है। और जो जीन डोपिंग की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको मैं तीसरा पॉइंट अभी मैं बताया हूं, प्रयोगशाला में तैयार कृत्रिम जीन को मरीज के जीनों के साथ जोड़ दिया जाता है। ये क्या है? पूरा सेट, एक प्रकार से सेट ऑफ जीन्स कॉल्ड जीनोम। और इन्हीं जीनोम में एक तरह से फिक्स, जहां से लक्षण पहचान के इसके इतने ही जीन को काट कर अलग कर देंगे, और जो एक्टिव जो जीन रहेगा किसी जीव का, उसको वहां से वहां लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा? हमारे मांसपेशियों में अलग टाइप की ताकत बढ़ जाएगी। चाइना जो है अपने आर्मी के लिए यही काम कर रहा है,
हमारे भारत में, देश में ग्लेशियर्स पे जो वहाँ आर्मी है ना, -45 डिग्री सेल्सियस पे, उनके लिए कुछ इसी तरह से जीन डोपिंग की जरूरत पड़ रही है, पड़ेगी ही आगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके अंतर्गत खूब तगड़े मतलब हों, दिन भर डॉक्टर है सामने लगे वो थक गए हैं, वो फटीग उनको न मालूम, थकान उनको न मालूम, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं समाज में। अब आप शाम को कह दो बहुत थकान आ रही है, अगले दिन तो ड्यूटी जाऊंगा ही, कॉलेज तो जाना ही नहीं, तो बहुत थक गए, तो माँ बाप क्या कहेंगे, मम्मी पापा, अरे दिन भर सो, रात भर सो, मोबाइल चलाओ, मैं दिन में काम ही कहा है, तो कहोगे थक गए। तो अब ऐसी स्थितियां आने वाली है कि जीन डोपिंग होने वाली है। जीन डोपिंग में क्या है कि अच्छा, एक चीज आप लोगों ने एहसास किया है कि नहीं, कोरोना का जो इंजेक्शन लगा है सबको, कोविड वाला जो दोनों सेट, उसमें क्या हुआ है पता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की भी प्रतिरोधकता बढ़ गई है। जितना हम पहले थकते थे उतना हमको लग रहा है कम थक रहे हैं, हमारी क्रियाशीलता बढ़ भी रही है, लेकिन उनके लिए जो कार्य करने के इच्छुक उनके लिए नहीं, बैठे चारपाई छोड़ के उनके लिए नहीं, उन्हीं के लिए जो कार्य करने की इच्छुक। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, पाचन शक्ति भी कुछ बढ़ी हुई नजर आ रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा लोगों का काम कर रहा है, खा लेते हैं ज़्यादा पहले की अपेक्षा, नहीं कम हो गया, अच्छा कार्य ज़्यादा इसका मतलब कर दे रहे हैं आप लोग, पच ज़्यादा जल्दी, ठीक है, या काम कम कर रहे हैं, पच नहीं रहा है, इसलिए जो है लीवर की प्रॉब्लम में ज़्यादा खा नहीं पा रहे, इसलिए मतलब आपके शरीर की जो प्रतिरोधकता जो बढ़ गई, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ गई, यही जीन डोपिंग है। यही वैक्सीनेशन के थ्रू क्या हो रहा है, आपके अंदर एक प्रकार की डोपिंग का हो रहा है विकास, आपके अंदर जो क्षमता बढ़ रही है यही है। और कहीं अगर जीन में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो सिंपल सी बात है, एक्सीडेंटल केसेस में क्या होता है, कहीं एक जगह का मांस काटा और दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर दिया, और कौन से मतलब वे सेल्स काटते हैं जो जीवित कोशिकाओं को कहीं दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर देते हैं, फिर क्या होता है? मान लीजिए यहाँ का हमारे एक मित्र हैं, तो एक्सीडेंट में उनकी ये वाली हिस्सा पूरा उड़ गया, मांस यहाँ का निकल के गायब, तो या तो वो यही करें कि यहाँ का मांस ऐसे गायब रहे, ऐसे यहाँ पिचका रहे तो वही लेके घूमे, या फिर उन्होंने क्या किया, इस यहाँ मसल्स का जो मांस यहाँ ज्यादा हिस्सा है यहाँ से काटा तो यहाँ लगा, उससे क्या हुआ, जो सेल्स जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं को यहाँ पे जब प्रतिस्थापित कर दिया, प्रत्यारोपित कर दिया, तो यहाँ भी विकास होना शुरू हो गया, विकास होना शुरू हो गया। तो इसी प्रकार से स्टेम सेल थेरेपी भी, स्टेम सेल थेरेपी में क्या है कि जीवित कोशिकाओं को मृत कोशिकाओं की जगह पे, जैसे कलम आप लोग करते हैं, कलम कर दिया और पौधा लगा दिया, ऐसे मतलब जो हाइब्रिड टाइप के जो पौधों का उत्पादन जो आप लोग कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, जिसमें दोनों लक्षण मिल रहे हैं। अब मार्केट में लाल लाल मूली दिखेगी, लेकिन सर अंदर से वो सफेद रहता है, अंदर से सर काटे में सफेद रहता है मूली। जी सर। हाँ, तो बाहर आवरण उसका लाल हो गया ना, वही चाहिए, अंदर से क्या करना है आपको, देखिए बाहर तो दिखा हुआ है सारा मामला, मतलब उसको ऐसा कर रहे हैं। अब आप सोच लो कि अमरूद का पेड़ है, अब वो आपके पेड़ पे छोटे छोटे अमरूद हो रहे थे, आपने क्या किया, उसको काटा और बड़े वाले जो बहुत बड़े बड़े अमरूद हो रहे थे उसको कलम करके उसी में लगा दिया, चिपका दिया, दोनों बांध दिया, और कुछ समय बाद उसी जगह से बर्ड्स निकलने शुरू हो गए नए वाले, बाकी पेड़ को काट दिया, इसी बर्ड्स को आपने जीवित रखा। वो बर्ड्स क्या लेके चल रहा है, मिठास भी भर गया, अमरूद काटने में एकदम अमरूद लाल लाल, और बहुत सारे उसमें हाइब्रिडाइजेशन मेथड से बहुत सारे परिवर्तन हो गए। तो वही तो किया हमने भाई, कोशिकाओं को कोशिकाओं से मैच करा दिया, और मैच करा के
संकर प्रजाति के नई किस्मों को तैयार कर दिया। ठीक है ना, यही तो किया, यही हाइब्रिडाइजेशन मेथड भी इसी उस पे है। जीन जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ हो रहा है, तो यही जीन थेरेपी यही है, स्टेम सेल थेरेपी यही है, जीन डोपिंग ऐसा ही है। ठीक है ना, कि उसको क्या कर रहे हैं, सेल्स को, एक सेल को हटाया, दूसरे सेल को वहां पे कनेक्ट कर दिया, फिर वहां पे उसी का लक्षण शुरू हो गया, उसी जेनेटिक लक्षण उसी सेल का शुरू हो गया, यही। ठीक है, तो आप लोग सुन ही रहे हैं, बस उसको ध्यान भी रखना है। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, मांसपेशियों में उत्तेजना आ जाती है, मांसपेशियों में उत्तेजना, एक्साइटेशन आ जाती है, उत्तेजना। इसके बाद है आरबीसी की संख्या भी बढ़ जाती है, रेड ब्लड कार्पल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी की संख्या भी बढ़ जाती है। और आरबीसी की संख्या बढ़ने से पता क्या होता है, आरबीसी ही पूरी शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है ना, जब हम लोग जैसे दौड़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वहां बड़ी तेजी तेजी सांस लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? और जब सांस लेते हैं तो जाकर थोड़ा ऊर्जा मिलती है, राहत मिलती है। तो जितना ही ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सांस नहीं ले पा रहा है, कोई छटपटा रहा है, किसी की अवस्था वो है कि घायल अवस्था में है, उसको ज़्यादा बल रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ना लगाना पड़े सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, तो क्या किया जाए, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, घबराओ नहीं, लगा लो, आराम से आता जाता है, ये लगा लो। उससे क्या मिलता है, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा आराम मिलता है, उनको भी आराम मिलता है, जिससे और भी चीज़ें वो बर्दाश्त करने की उनके अंदर क्षमता थोड़ी सी आ जाती है, सहन करने की क्षमता, उनकी मांसपेशियों में जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, होता है ना। ऐसे ही आरबीसी का काम यह है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य यह है कि जितनी ज़्यादा लाल रक्त कणिकाएं शरीर में बढ़ेंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन का फ्लो, और जब ऑक्सीजन का फ्लो होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है ना, शरीर में हमारे एक्टिवनेस आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें देखिए आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन वाहित करने की क्षमता बढ़ जाती है, आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन वाहित करने की क्षमता, फ्लो करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे मनुष्य को थकान नहीं होती, मनुष्य खिलाड़ियों के लिए भी कर सकते हैं आप लोग, इससे मनुष्य को थकान नहीं होती, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, O2 मिलता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है अथवा O2 मिलता है। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, ब्लड डोपिंग और जी डोपिंग में ही अंतर है। ब्लड डोपिंग क्या हो गया, ब्लड डोपिंग वही हो गया जो वही थोड़ी देर आता चैतन्य वही ब्लड डोपिंग, या स्मैक, चरस, हेरोइन, अफीम, गांजा, इस तरह की सारी चीजें। ठीक है ना, ये क्या करते हैं शरीर पर, अलग तरह की उत्तेजना आ जाती है। या मैं बताता हूं आगे और क्या चीजें हैं। और जीन डोपिंग में क्या है, आपकी कोशिकाओं में ही परिवर्तन, मतलब आपके जीन में ही यहाँ पे थेरेपी करते हैं, जीनोम को काट कर कुछ प्रॉपर एरिया काट कर वहां पर दूसरा जीन सेट करेगा, वो ये है। और ब्लड डोपिंग क्या है, डायरेक्ट ब्लड में, जैसे ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोन डी पीते क्या होता है, तुरंत सब जाए, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा है, ऐसा होता है। वो क्या करता है, ग्लूकोज आपको, ग्लूकोज इतनी मात्रा में आपको एनर्जी दे देता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं तेजी से, वही काम है तुरंत के लिए ब्लड डोपिंग। अच्छा, ब्लड डोपिंग पकड़ा भी जाता है, और किसके द्वारा, अभी उसकी भी चर्चा करता हूं। देखिए ब्लड डोपिंग खिलाड़ियों द्वारा
ड्रग्स का प्रयोग, खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स का प्रयोग डोपिंग में शामिल मुख्य ड्रग्स डोपिंग में शामिल मुख्य ड्रग्स का प्रयोग स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स मांसपेशियों में क्या करता है ये मांसपेशियां, ऐसे पैर पर आगे लीजिएगा, मांसपेशियां स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स मांसपेशियां। फिर मांसपेशियों में क्या होता है, पोषण में वृद्धि करता है, पोषण में वृद्धि करता है, पोषण में वृद्धि, पोषण में पोषक तत्व मिलता है, पोषण मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है पोषण में वृद्धि के लिए। और ये क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ का काम करता है, इसी के आगे लीजिएगा उत्तेजक पदार्थ के रूप में। और एक कैसा होता है, क्या होता है उत्तेजक पदार्थ के फेरिडिन, लिख लीजिए EPHEDRIN, फेरिडिन एक प्रकार का है डोपिंग एलिमेंट, डोपिंग पदार्थ, जो अगली लाइन में लिखिएगा, जो शरीर को चुस्त और दिमाग को तेज करता है, जो शरीर को चुस्त और दिमाग को तेज करता है। अच्छा, दिमाग तेज कैसे हो जाता है भाई, दिमाग कैसे तेज, केंद्रित करता है, केंद्रित करता है सर। नहीं, दिमाग तेज केंद्रित तो यहाँ मामला ही है, फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है ना, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। जब आप किसी चीज में दिमाग लगाते हैं अपना, जब कुछ सोचते हैं, जब कोई टेक्निक जब सोचते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, यहाँ ब्रेन में आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तेजी से। मैं बात कर रहा था वहीं, अब यहाँ थोड़ा सा रुकिए, अब ब्लड सर्कुलेशन की जहाँ बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ रुकिए। जैसे मैं बात कर रहा था वहाँ पे उस दिन क्या था वो भाई, थोड़ा सा मैं इन लोगों को मैं चर्चा कर दूँ, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए भी थोड़ा सा आप लोग नहीं कहेंगे वो चीज़ तो हमें जानकारी मिली थी, क्योंकि टेस्ट वेस्ट होंगे ना भैया आगे, तो उसमें फिर आप लोगों ने थोड़ी सी दिक्कत। तो मैं इसकी चर्चा यहाँ कर ही देता हूँ, देर तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा। वो झूठ और सच पकड़ने वाले पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट और ये सब चीज़ों में क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे बात कर दिया, मुझे ध्यान आ गया, तो आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। जो नार्को टेस्ट होता है या पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है वो यही है। उससे क्या होता है, नार्को टेस्ट, नार्कोटिक्स, पूरा नाम उसका नार्कोटिक्स। और नार्कोटिक्स क्या है, एक ऐसी प्रकार की, इस प्रकार की औषधि उनको दिया जाता है, जैसे एनेस्थीसिया ऐसे दिया जाता है ना, औषधि ऐसे दिया जाता है, निश्चेतक, मतलब वो लगभग सो रहे हैं, उनको तेजी से नींद आ रही है, और नींद आ रही है तो क्या होगा, निश्चेतक होंगे, सोएंगे, तो बार बार सोएंगे तो क्या करते हैं, पूछताछ वाले वो जगाते हैं, भाई बताओ वहाँ कौन था, बताओ तुम्हारे साथ कौन था, तो वो क्या करेंगे, जो उनके माइंड में एक्चुअल चीजें उस समय प्रेजेंट रहती हैं, वही चीजें उनके मुंह से निकलेंगी। उनके दिमाग को इस तरह से वह बांध देता है, नर्व सिस्टम को इस तरह से सोचने समझने की उस समय क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब जो उनके दिमाग में उस समय रहता है वो वही बोल सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं, अपनी तरफ से कोई बनावटीपन नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस दृश्य को उन्होंने देखा है, उस दृश्य के बारे में अगर पूछा जाता है कि बताओ वहां और भी कोई था, बताओ
से वहाँ उन्होंने देखा होगा, उसी दृश्य को उसी पे जोर लगाएंगे, उसी पे जाएगा। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है कि जो सीन उनके दिमाग में आएगा तो क्या होगा, ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, नसें जो होती हैं, वह उसी की तरफ इंगित करती है, उसी की तरफ उनका इंटेंस जाता है और फिर उसी को रीड किया जाता है कि हाँ इस तरह की चीज़ों को बार बार वो रीड कर रहा है। मतलब इसके दिमाग में उस सीन से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है ना। मतलब उनकी पूरी तरह से जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। अपनी तरफ से कुछ बनावटी चीज़ें नहीं। आप खुद एक बार को जरा फील करके देखो कि आपको बहुत जोर की नींद आ रही हो, बहुत तगड़ी कभी नींद आ रही हो, और उस समय आपको कह दिया जाएगा भाई जरा श्रीधराचार्य में जरा नियम बता दो, ये मैथमेटिक्स का जरा एक फॉर्मूला बता दो। क्या सोचने समझने की उस समय क्षमता रहेगी? बिल्कुल। आप सिर्फ इतना ही कहोगे हटा दो, यही कहेंगे आप। और जो भी आपके मन में है, मैंने एक चीज बताया, सुबह एकदम बिल्कुल भयंकर नींद में आप हैं और आपसे पूछ लिया गया हमें आज स्कूल जाना है क्या, बेटा सोने दो। मतलब आपके दिमाग में इतना भी नहीं रहता है आपको स्कूल जाना भी है। फिर जब आप लेट गया था, अरे मैं 10 बज गया, अरे 10 बजे में लेट हो गया, मेरी परीक्षा छूट गई, मेरा क्लास छूट गया। क्यों? क्योंकि उस समय आपके सोचने और समझने की पूरी तरह से क्षमता खत्म हो गई रहती है। उस समय सिर्फ इतना ही रहता है, बस आपको नींद आ रही है और थकान रहती है, बस कुछ नहीं। या जो उस समय आपके दिमाग में ब्रेन में रहता है वही चीजें बस रहती है। तो इस तरह से नार्कोटिक्स और ब्रेन मैपिंग या इस तरह की पॉलीग्राफ टेस्ट, ये क्या होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। मैंने बताया था आपको, पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स और ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग क्या है? किसी संबंधित चीज को आपसे पूछेंगे और एक बार नहीं पूछेंगे, कम से कम आपसे 10 बार पूछेंगे। और जब आपका दिमाग उस समय, जब नसें वो काम कर रही होती है ब्रेन की, तो क्या करेंगी, वो एक प्रकार से इसी तरह की सेम लाइनें बार बार मिलेंगी, उसी सूचना को पूछने से सेम लाइनें बार बार मिलेंगी, वो यही लाइनें बार बार वो मैपिंग जो होगी, जो रेखाएं जो बनेगी उस समय, वो इसी टाइप की बार बार बनेगी। और उस सीन से हट के कोई दूसरा चीज पूछो तो उसकी कुछ अलग बन जाएगी बात। और सेम एक टाइप की लाइनें 10 बार आप क्वेश्चन पूछिए। आप लोग जब कभी देखे होंगे मूवी या इस तरह की बहुत सारी चीजों में आते हैं, जब कोई अपराधी से उसको बांधा हुआ गया होता, पकड़ा गया होता, इसमें रहता है, लटका रहता है, हाँ भाई बताओ, पानी वानी मुंह पे मारते हैं जोर जोर से, फिर पूछते हैं, फिर एक प्रकार का यहाँ ऐसे लगाए रहते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, तो उस पर जो है वो जैसे ECG नहीं होता, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वैसे ब्रेन मैपिंग के लिए भी निकलता होगा, वो उसको रीड करते हैं कि इसी तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए तो उससे क्या हुआ, एक ही तरह के रीडिंग, एक ही तरह की मैपिंग यहाँ से निकली। मतलब ये व्यक्ति उस पर कुछ अपना दिमाग लगा रहा है, उनका मतलब जो इसकी सच्चाई जो उसके ब्रेन में है वो बार बार उसका दिमाग उसी चीज पे जा रहा है। जैसे सुबह पूछ लिया किसी से नींद में, हाँ भाई बाइक की चाबी कहाँ है, वही है जहाँ होती है, जो सिंपल सी उसके दिमाग में जो सूचना है इकट्ठी कि बाइक की चाबी वही होगी जहाँ है, उसके अतिरिक्त उसमें कोई दिमाग नहीं लगा। तो इस तरह के जो है ये झूठ पकड़ने वाले या सत्य जो है उगलने के लिए ये टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ब्लड डोपिंग कंप्लीट कर लीजिए, ब्लड डोपिंग कंप्लीट कर लीजिए। क्या था आगे, कहाँ तक लिखा आपने? जो शरीर को चुस्त और दिमाग तेज करता। हाँ, नार्कोटिक्स जो ड्रग होते हैं वो दर्द का एहसास भी नहीं कराते। यह भी लिखिए इसी में एक पॉइंट, नार्कोटिक्स ड्रग्स दर्द का एहसास भी नहीं कराते, क्योंकि नर्व सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर देते हैं। जैसे शराब होता है,
शराबी को वहाँ पर 2-4 थप्पड़ जोर से 2-4 डंडा मार दो तो उसमें उसको हंसा देगा, लेकिन बाद में जब उसका नशा उतरेगा तब उसको लगेगा कि बड़ा चोट लग गया, हमारी हड्डी टूट गई है, उसको तब बाद में दर्द होगा, उस समय उसको कुछ नहीं, क्योंकि जो वो होते हैं ना नर्व सिस्टम वो पूरी तरह से ब्लॉक बंधे हुए होते हैं, सोचने समझने के और दर्द और सारी कंडीशन से बाहर होता है। और इसके बाद जो है ड्यूरेटिक्स है, ड्यूरेटिक्स DIURETICS, इसको डायूरेटिक्स भी बोलते हैं या ड्यूरेटिक्स भी बोलते हैं, डायूरेटिक्स उसको बोलते हैं। डायूरेटिक्स इसको लिख के हिंदी में भी लिख लीजिएगा। डायूरेटिक्स ड्रग क्या होता है? नार्कोटिक ड्रग तो आपने लिख लिया कि दर्द का एहसास नहीं दिलाता है, डायूरेटिक्स ड्रग्स क्या होता है उसके बारे में लिखिए। यह ऐसा ड्रग है, ड्रग मीन्स दवा, यह ऐसा ड्रग है जो शरीर के जल को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है, यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। इसका प्रयोग खिलाड़ी, विशेषकर खिलाड़ी वजन को कम करने के लिए करते हैं, वजन को कम करने के लिए करते हैं। अब ऐसे बड़े बड़े चांडाल खिलाड़ी होते हैं, क्या करते हैं पता है? रहेंगे तो खूब भारी भरकम अपने आप को बनाए रहेंगे, खूब हष्ट कष्ट मुस्टंडे की तरह रहेंगे, लेकिन वो जूनियर वर्ग में खेल लेते हैं, छोटे बच्चों के साथ, कम उम्र के बच्चों के साथ खेल लेते हैं। क्या करेंगे? इस टाइप का ड्रग्स लेके अपने शरीर के भाई 7-8 लीटर या एक मतलब पूरा वो ही है, पानी का ज़्यादा हिस्सा ही है, 6-7 लीटर ब्लड है आपके शरीर में, औसतन एक व्यक्ति के रूप उसमें बॉडी में लगभग 5 से 7 लीटर तक के ब्लड होते हैं। अब आप सोचिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है शरीर में, वो क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? यूरिन के रास्ते निकाल देंगे, और जब पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो शरीर का भार हल्का हो जाएगा ना भाई, तो जब शरीर का भार हल्का हो जाएगा तो वो कहेंगे ऐसा है कि इनका वजन 80 किलो वाले में नहीं खेलेंगे, इनका वजन 60 किलो है, 65 किलो है, इसमें तो ये डोपिंग करके और 60 किलो वाले के साथ खेलेगा जो है तो मजबूत रहेगा 60 वाले से ना। और यहाँ तो डोपिंग किया हुआ है, डोपिंग इसको क्या कर रहा है? इसको एक्स्ट्रा एनर्जी भी दे रहा है और इसके भार को भी कम कर दिया, मतलब यहाँ पर उसने अपने शरीर में चोरी किया तो उसमें वो जीत भी जाएगा। तो उसी के लिए आगे लिखिए, शरीर से पानी निकाल देते हैं, कुश्ती में कम भार वाली श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, कुश्ती में कम भार वाली श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। और हर कोई चाहता है कि हम अपने हल्के या हम अपने कमजोर लोगों के साथ लड़े, चाहता है ना हर कोई, कुश्ती हर कोई चाहता है खिलाड़ी कि हमसे जो भी हमारा प्रतिद्वंदी आए वो कैसा मिले? कमजोर मिले। तो इसके लिए एक एजेंसी का गठन किया गया, WADA, WADA, क्या? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में किया गया, 10 नवंबर 1999 में किया गया, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में। उम्मीद है कि इसमें आप लोगों का और कुछ शेष बच नहीं रहा है, और अब हम देख लेते हैं कि अगर कुछ बच भी रहा होगा तो हम इसको कल भर और चले गए।
कि आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा है चक्र, ये कल बस और चलेगा। उसके बाद हम एक नए यूनिट के साथ प्रेजेंट होंगे परसों के डेट में, कि आपको नए यूनिट के साथ और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसका पूरा हमने पहले से तैयार कर दिया, ये जैसे चला। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों की उपस्थिति भी बेहतर रहे। इससे यह है कि जितने भी साइंस की सारी चीज़ें, जितना भी लगभग 60% चीज़ें जो पूछी जा रही है, यही सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। अच्छा, मेरा जो वह है, मैं जो मेथोडोलॉजी जो मैंने अपनाया हुआ है, मैं लगभग आपके सिक्योरिटी पर्पज से भी लेके जा रहा हूँ, इंटरनेशनल पर्पज से भी जा रहा हूँ, और हर स्तर से उसको मैच करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को व्यापक रूप से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आपको रेगुलर क्लास लिया है, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर इसका लिख लिया आपने, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।